बच्चों, अभी हम लोग पढ़े चार्ज क्या होता है। मैंने चर्चा की चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। फिर हम लोगों ने चर्चा की ये चार्ज का कंसेप्ट क्या है। तो मैंने बताया कि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता के कारण बॉडी चार्ज होती है। द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a body gives the concept of charge. Positively charged body means the body has lost some of its electrons. Negatively charged body means body has gained some electrons. अगर कोई बॉडी n इलेक्ट्रॉन लूज करती है या n इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो बॉडी पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा Q इक्वल्स टू Na। अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, और अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। ये यूनिट एमकेएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन या ईएसयू ऑफ चार्ज। 1 कूलाम इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 9 ईएसयू ऑफ चार्ज। और बड़ी यूनिट है चार्ज की जिसे हम लोग फैराडे कहते हैं। 1 फैराडे मीन्स चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, that is 6.02 into 10 to the power 23 into 1.6 into 10 to the power minus 19। कैलकुलेट करेंगे 96,500 कूलाम। 1 फैराडे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 96,500 कूलाम। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का AT, ये डायमेंशनल फॉर्मूला AT। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे नॉमेनक्लेचर की। ये पॉजिटिव चार्ज सभी लोग जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये फ्रैंकलिन ने नॉमेनक्लेचर, ये जो नाम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये फ्रैंकलिन ने दिए थे। ज्यादातर बच्चे नहीं जानते पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों दिया गया नाम। ध्यान दे, इसका कंसेप्ट फ्रैंकलिन के दिमाग में क्या था, गौर करिए। मैंने बताया कि अगर ग्लास रॉड को रब करेंगे सिल्क से, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर प्लास्टिक रॉड रब करेंगे तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड। ध्यान दें, अगर ये दो रॉड हैं, एक ग्लास रॉड है, एक प्लास्टिक रॉड है, ध्यान दें दोनों को आपस में रगड़ा, ये ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई और प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गई। ध्यान दें, अगर दोनों को आपस में टच कराएं तो ये चार्ज 0 हो जाएगा। अगर दोनों, एक ग्लास रॉड को एक प्लास्टिक रॉड को आपस में रगड़ें तो दोनों रॉड चार्ज हो जाएंगे, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज और ये प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज। और दोनों को अगर टच करा दें तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, इन पे नेट चार्ज 0 हो जाएगा। जिस समय ये फ्रैंकलिन इस पे विचार कर रहे थे, उनके दिमाग में ये आ चुका था कि जब दो ग्लास रॉड आपस में
अगर दो ग्लास रॉड को सिल्क से दोनों को रगड़ा जाए और दोनों को फ्रीली सस्पेंडेड किया जाए तो दोनों के बीच रिपल्सन होता है। अगर दोनों दोनों प्लास्टिक रॉड हो, दोनों को सिल्क से रगड़ा जाए, दोनों को फ्रीली सस्पेंडेड किया जाए तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा। एक ग्लास रॉड को और दूसरी प्लास्टिक रॉड को सिल्क से रगड़ा जाए फिर दोनों को फ्रीली सस्पेंडेड किया जाए तो दोनों अट्रैक्ट होने लगती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्शन का होता है, जबकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का भी होता है, रिपल्सन का भी होता है। इसका मतलब फ्रैंकलिन के दिमाग में आया कि चार्ज दो प्रकार का होगा। ये जब चार्ज दो टाइप का होगा तभी अट्रैक्शन और रिपल्सन आ सकता, अन्यथा नहीं। तो तमाम एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने जाना, दोनों ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा, दोनों को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया स्ट्रिंग से, दोनों के बीच रिपल्सन हो रहा है। अगर दोनों ग्लास रॉड हैं सिल्क से रगड़ेंगे तो दोनों में सिमिलर चार्ज आएगा, दोनों में सिमिलर चार्ज आया तो इसका मतलब सिमिलर चार्जेस के बीच क्या होगा, रिपल्सन। एक ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा, दूसरे को प्लास्टिक रॉड को सिल्क से रगड़ा, दोनों को फिर स्ट्रिंग की मदद से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन तभी संभव है जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी नेगेटिवली चार्ज। ध्यान दें, ये दो प्रकार का चार्ज होगा, दो टाइप का चार्ज होगा, तभी अट्रैक्शन और रिपल्सन पॉसिबल है। मास का नेचर एक टाइप का होता है और ये अगर दो पार्टिकल हैं, मास के कारण हमेशा जो फोर्स पैदा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा होगा, वो केवल अट्रैक्शन का होगा, जबकि चार्ज के कारण फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्सन का भी। मैंने बताया सिमिलर चार्ज है तो रिपेल करेंगे, अगर डिसिमिलर चार्ज है, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ध्यान दें, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का नाम क्यों दिया, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा कि +5 -5 इक्वल्स टू 0, अगर +5 को -5 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यही कंसेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यूज किया। अगर प्लास्टिक रॉड पे क्यू चार्ज, इस पर भी दोनों के एक दूसरे से रगड़ा, एक पे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों को जोड़ने पर नेट चार्ज 0 हो जाता। नेट चार्ज 0 तभी हो सकता है जब एक +Q हो और दूसरा -Q। बात क्लियर हुई या नहीं? ध्यान दें, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये मैथमेटिक्स से इन्होंने जोड़ा कि अगर +5 -5 ऐड करेंगे तो 0 आता है। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा, जब ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड से रगड़ा और दोनों को आपस में टच कराया तो दोनों पे चार्ज 0 हो गया, नेट चार्ज 0 हो गया। फिर दोनों को टच कराने के बाद लटकाया, उनके बीच ना रिपल्सन था ना अट्रैक्शन था, इसका मतलब उनका चार्ज समाप्त हो गया। ये समाप्त होने का मतलब नेट चार्ज 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ 0 चार्ज तभी हो सकता है जब एक प्लस का हो और दूसरा नेगेटिव। ये कंसेप्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देने का। ये जो नॉमेनक्लेचर इन्होंने नाम दिए, एक को पॉजिटिव कहा, दूसरे को नेगेटिव कहा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, अगर अपोजिटली चार्ज बॉडीज हैं, दोनों पे मैग्नीट्यूड समान है चार्ज का, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज, दोनों को अगर टच कराएंगे तो दोनों पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे 0 हुआ है, अगर एक प्लस का दूसरा नेगेटिव का है। बात क्लियर हुई? ध्यान दें, ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफरेबल।
इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ये कैसे जानेंगे? अगर एक किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रख दिया जाए तो अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाती है। किस कारण से चार्ज हो जाती है? इलेक्ट्रॉन्स के एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने से। ध्यान दें, मैंने कहा कि ये कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ए पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसका मतलब इसमें ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी है। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और दूसरी बॉडी अनचार्ज है, इलेक्ट्रिक कांटेक्ट में इनको रखेंगे, कंडक्टिंग वायर के द्वारा जोड़ दिया, इसको हम लोग कहते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। ध्यान दीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन की बॉडी ए में पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही पॉजिटिव आइंस होंगे। ध्यान दीजिए, ये जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है, ये अनचार्ज बॉडी से ये बॉडी ए में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये बी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, ए में इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन तब तक फ्लो करेंगे जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। जैसे ही दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, तो ये जो चार्ज का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है, ये इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो ट्रांसफर होना बंद हो जाएंगे, दोनों सेम पोटेंशियल पर पहुंच जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये अनचार्ज बॉडी है, इसमें भी इसके कुछ इलेक्ट्रॉन बॉडी ए में चले गए, ये बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ध्यान दें, ये बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ध्यान दीजिए, अगर किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखेंगे तो अनचार्ज बॉडी पे जो चार्ज का नेचर होगा वही होगा जो नेचर चार्ज बॉडी का नेचर होगा। चार्ज बॉडी के चार्ज का जो नेचर होगा वही अनचार्ज बॉडी पर आने वाले चार्ज का भी नेचर होगा। अर्थात अगर चार्ज बॉडी पॉजिटिव है, अनचार्ज बॉडी को पॉजिटिव चार्ज ही ट्रांसफर करेगी। अगर कोई बॉडी किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, और दूसरी अनचार्ज है बॉडी, अगर दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे तो अब ए में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं बी की तुलना में, तो ए से इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर होंगे? बी पर। अर्थात बी में भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाएंगे, अधिकता में हो जाएंगे, अर्थात बॉडी बी का नेचर भी नेगेटिव होगा। ध्यान दें, अगर किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखेंगे तो अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाएगी, और अनचार्ज बॉडी का जो चार्ज का नेचर होगा वो वही होगा जो
चार्ज बॉडी का नेचर था। अगर चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज तो अनचार्ज बॉडी भी कांटेक्ट के बाद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज और इसको अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखेंगे तो अनचार्ज बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो भी नेगेटिवली चार्ज होगा। अर्थात किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में किस अनचार्ज बॉडी रखेंगे तो जो अनचार्ज बॉडी पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, सिमिलर नेचर का होगा जो चार्ज बॉडी का चार्ज का नेचर होगा। कंडक्शन में जो अनचार्ज बॉडी के द्वारा चार्ज गेन किया जाएगा वो हमेशा कम होगा किससे, चार्ज बॉडी के इनिशियल चार्ज से। ध्यान दें, कंडक्शन में अगर कंडक्शन में किसी बॉडी का या बॉडीज का पूरा चार्ज एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो सकता। ध्यान दें, होल चार्ज ऑफ चार्ज बॉडीज कैन नॉट ट्रांसफर बिकॉज फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप्स when their potentials become same। जब उनके पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो चार्ज का फ्लो होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ध्यान दें, अगर हम चाहें कंडक्शन के द्वारा बॉडी ए का पूरा चार्ज बी को ट्रांसफर, तो ये संभव नहीं। ये चार्ज तभी तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएंगे। जैसे ही पोटेंशियल दोनों के सेम होंगे चार्ज फ्लो करना बंद हो जाएगा। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, एक बर्तन है, ये भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, दूसरा बर्तन खाली है और दोनों को कांटेक्ट, दोनों को जोड़ दिया गया। हम चाहें पॉट ए का पॉट बी में पूरा वाटर ट्रांसफर हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वाटर ट्रांसफर तो होगा, कब तक होगा, जब तक कि दोनों के लेवल सेम नहीं हो जाए। जैसे ही दोनों के लेवल सेम होंगे वैसे ही ये वाटर ए से बी में ट्रांसफर होना रुक जाएगा। इसी तरह से कंडक्शन में होल चार्ज ऑफ द बॉडी बाय कंडक्शन कैन नॉट ट्रांसफर, ये पूरा from one body to another body because their potentials become same। अगर उनके पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो ट्रांसफर होना, चार्ज ट्रांसफर होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहां नोट कर लें, होल ऑफ द चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन नॉट ट्रांसफर बाय conduction from one body to another body because flow of charge stops if their potentials become same। अगर उनके पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो चार्ज का फ्लो होना रुक जाएगा, क्योंकि चार्ज के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंट होना चाहिए। अगर पोटेंशियल सेम होंगे तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, और अगर डिफरेंट पोटेंशियल्स हैं और बॉडीज को कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे, तो चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज, हमेशा ध्यान दें पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ट्रांसफर होगा। बात क्लियर हुई? ध्यान दें, कंडक्शन क्या है? कंडक्शन की डेफिनेशन, when a charged body is placed in contact with uncharged body, the charged body becomes charged due to transfer of free electrons from one body to another body. This process of charge transfer is called conduction। कंडक्शन में जो अनचार्ज बॉडी पर जो चार्ज होता है वो हमेशा चार्ज बॉडी के इनिशियल चार्ज से कम होगा, और कंडक्शन में या कंडक्शन के द्वारा किसी बॉडी के
टोटल चार्ज को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तब तक फ्लो करता है जब तक कि उनके पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। जैसे ही पोटेंशियल सेम हो जाएंगे वैसे चार्ज का फ्लो होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज की, बिना मास के इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जबकि बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे मैंने कहा ये चौक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन मास एग्जिस्ट कर रहा है, इसका कुछ मास होगा। पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसका मास 0 हो लेकिन उस पर चार्ज हो, ऐसा संभव नहीं है। अगर मास 0 होगा तो उस पर चार्ज पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल्स, फोटॉन्स, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सभी फोटॉन्स के रूप में चलते हैं। जैसे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, फोटॉन्स के रूप में प्रोपगेट होता है। तो ये फोटॉन्स का रेस्ट मास 0 होता है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, इसलिए इस पर चार्ज संभव नहीं। ध्यान दें, रेडिएशन, किसी भी प्रकार का रेडिएशन, चाहे ये विजिबल लाइट हो, चाहे अल्ट्रावायलेट लाइट हो, चाहे इंफ्रारेड रेडिएशन हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे गामा रेज हो, चाहे अल्ट्रावायलेट रेज हो, सभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटॉन्स के फॉर्म में प्रोपगेट होता है। और फोटॉन्स पर जो चार्ज होता है वो 0, सभी लोग जानते हैं। चाहे ये इलेक्ट्रिक विजिबल लाइट हो, चाहे अल्ट्रावायलेट रेज हो, चाहे गामा रेज हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे शॉर्ट वेव हो या लॉन्ग वेव हो, सभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास कराएंगे तो इसके पाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो यहां से एकदम साफ है कि अगर पार्टिकल्स का रेस्ट मास 0 है तो उन पर कभी चार्ज नहीं हो सकता। अगर पूछा जाए कि फोटॉन्स पर चार्ज क्यों पॉसिबल नहीं है, न्यूट्रॉनों पर चार्ज क्यों पॉसिबल नहीं है, तो जवाब क्या होगा, ये फोटॉन्स या न्यूट्रॉनों का जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है, 0। और अगर मास नहीं है तो उन पर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों भाई, बात क्लियर है। तीसरी प्रॉपर्टी, चेंज। अगर किसी बॉडी को चार्ज किया जाएगा, अगर किसी बॉडी को चार्ज किया जाएगा तो बॉडी का मास चेंज हो जाएगा। ध्यान दें, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और बॉडी का मास स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। इलेक्ट्रॉन अगर कुछ कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास सभी लोग जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। तो इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से बॉडी का मास डिक्रीज कर जाएगा। इसी तरह से अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो बॉडी का मास इंक्रीज कर जाएगा और बॉडी नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज देंगे बॉडी को तो बॉडी का मास इंक्रीज कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज देंगे बॉडी को तो बॉडी का मास डिक्रीज कर जाएगा। बात क्लियर है? तो यहां पे लिख सकते हैं, ये एकदम क्लियर है। अगर बॉडी
पॉजिटिवली चार्ज है तो बॉडी का मास स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा, और अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो बॉडी का मास स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। ध्यान दें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये चार्ज के, इलेक्ट्रिक चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब समझें, अगर कोई व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डिस्क्रीट वैल्यूज हैं तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइज। फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सभी क्वांटाइज नहीं, ये चार केवल ऐसी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो क्वांटाइज हैं। ये चार फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? मास है, चार्ज है, एंगुलर मोमेंटम है और एनर्जी। इनको हम लोग कहते हैं ये चार फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड हैं। ये क्वांटाइज्ड का मतलब अभी हम लोग और विस्तार से बात करेंगे इस पे तो और क्लियर हो जाएगी बात। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से ये प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ये पॉइंट नोट कर लें। नेचर में जो स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है वो स्मॉल, ये इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ध्यान दें, नेचर में जितने भी चार्ज पाए जाते हैं सभी के सभी स्मॉल ई के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होंगे। ई के फ्रैक्शन में कभी भी बॉडी को पर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। ध्यान दें, ई के फ्रैक्शन में E/2, E/3, 1.5 ई की पावर 10⁻⁵ इस तरह के चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि ई से कम चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ध्यान दें, ऑल existing charges are found to be integral multiple of small e, that is plus minus e, plus minus 2e, plus minus 3e, plus minus 4e, and so on, plus minus n. All existing charges are found to be integral multiple of e, that is e plus 2e plus minus 3e plus minus 4e up to plus minus n. ध्यान दें, a body can never have a charge in the fraction of e. किसी भी बॉडी पर ई के फ्रैक्शन के रूप में चार्ज पॉसिबल नहीं। अर्थात कहा जाए क्या किसी बॉडी पर E/2 चार्ज हो सकता है? जब आप कहेंगे नहीं, क्योंकि नेचर में जो स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, स्मॉल। अर्थात E/2, E/3, 1.3e, 1.5e, 10⁻⁻3 इस तरह के चार्ज बॉडीज पे पॉसिबल नहीं। ध्यान दें, फिजिक्स में चार्ज के अलावा भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो क्वांटाइज्ड हैं। ये पॉइंट नोट कर लें।
following physical quantities are quantized in physics. ये मास नंबर 1, नंबर 2 इलेक्ट्रिक चार्ज, नंबर 3 एंगुलर मोमेंटम, और नंबर 4 एनर्जी। The smallest amount of a physical quantity in nature is called quanta of that फिजिकल। किसी फिजिकल क्वांटिटी की स्मॉलेस्ट अमाउंट, किसी फिजिकल क्वांटिटी का स्मॉलेस्ट अमाउंट जो नेचर में एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा। जैसे चार्ज का क्वांटा क्या है? स्मॉल। ये ई और 2e, ध्यान दें, ई और 2e ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ई और 2e के बीच बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब समझें, ये डिस्क्रीट वैल्यूज, ये चार्ज की ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज हैं, इनके बीच में ई और 2e और 3 और 4 के बीच बहुत सारी क्वांटिटीज होंगी, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ये कंटिन्यूअस नंबर पॉसिबल नहीं है अगर क्वांटाइज्ड है फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है तो उसके जो वैल्यूज होंगे वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या होंगे? डिस्क्रीट मतलब डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज होंगे। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? क्वांटाइज्ड। बात क्लियर है? ध्यान दें, ये फिजिक्स में ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज, मास, इलेक्ट्रिक चार्ज, एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी, ये 4 क्वांटिटीज क्वांटाइज्ड हैं। ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, स्मॉलेस्ट अमाउंट क्वांटिटी का जो नेचर में एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्वांटा की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज कॉल्ड क्वांटा ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान दें, क्वांटा ऑफ चार्ज बोले क्या? क्वांटा ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? क्वांटा ऑफ चार्ज इज स्मॉल e। क्वांटा ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज h/2π। नेचर में जिन भी बॉडीज के पास एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π का h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। नेचर में जिन भी पार्टिकल्स, जिन भी बॉडीज के पास एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, अर्थात h/2π, 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π एंड सो ऑन। ये क्वांटा ऑफ
एनर्जी, जो स्मॉलेस्ट अमाउंट एनर्जी का नेचर में एग्जिस्ट होता करता वो एच न्यू। एच को हम लोग प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं और न्यू क्या कहलाता, न्यू को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्वांटा ऑफ एनर्जी क्या है, एच न्यू। ध्यान दें, क्वांटा ऑफ मास नॉट क्लियर। ये नेचर में मास की स्मॉलेस्ट, मास का स्मॉलेस्ट अमाउंट कितना एग्जिस्ट करता है ये मालूम नहीं। ध्यान दें, जो लेटेस्ट डिस्कवरीज हैं उनके अनुसार ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनको हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, ये क्वार्क्स से मिलकर बने हैं। और क्वार्क, जो क्वार्क्स होते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। क्वार्क्स फ्री स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए क्वांटा ऑफ चार्ज स्टिल है, आज भी ई के बराबर है। तो सो क्वांटा ऑफ चार्ज इज स्टिल ध्यान दें, अभी तक ये माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये भी डिविजिबल हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किससे मिलकर बने होते हैं, क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन से मिलकर बने होते हैं। ध्यान दें, ये क्वार्क्स का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं, क्वार्क्स का फ्री एग्जिस्टेंस ना होने के कारण ये आज भी क्वांटा ऑफ चार्ज स्मॉल ई के बराबर। ध्यान दें, ये जहां भी पाए जाएंगे क्वार्क्स वो एक साथ मिलेंगे, फ्री स्टेट में नहीं होते, इसलिए आज भी क्वांटा ऑफ चार्ज स्मॉल ई के बराबर है। ये 6 प्रकार के क्वार्क्स होते हैं। अब क्वार्क के पास जो चार्ज होता है +2e/3, डाउन क्वार्क के पास जो चार्ज होता है वो e/3, चार्म के पास 2e/3, स्ट्रेंज के पास e/3, टॉप के पास 2e/3 और बॉटम के पास e/3। ये 6 टाइप्स के क्वार्क्स होते हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क। ध्यान दें, प्रोटॉन का क्वार्क कंपोजिशन, प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स होते हैं और एक डाउन क्वार्क। ये प्रोटॉन, ध्यान दें, अगर चार्ज देखें नेट प्रोटॉन पर तो ये UD, ये नेट चार्ज क्या हो जाएगा प्रोटॉन पर, अप क्वार्क पे +2e/3, डाउन अप क्वार्क पे 2e/3, डाउन क्वार्क पर e/3। ये 3e/3 अर्थात किसके बराबर हो जाएगा, ई के। अगर न्यूट्रॉन पर देखें नेट चार्ज, देखें क्या हो जाएगा, ये UDD, एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। नेट चार्ज न्यूट्रॉन पर देखिए, ये +2e/3, -e/3, -e/3। नेट चार्ज न्यूट्रॉन पर क्या हो गया, 0। समझें, recently it has been discovered that the fundamental particles such as protons or neutrons are composed of quarks, quarks से मिलकर बने होते हैं। However, as quarks do not exist in free state in nature, so quanta of charge is still। ये अगर नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं तो क्वांटा ऑफ चार्ज बदल जाता, लेकिन ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए क्वांटा ऑफ चार्ज आज भी स्टिल है। ध्यान दें, ये कितने टाइप के क्वार्क्स होते हैं, 6 टाइप के, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क,
चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम। चार्ज होता है 2e/3 -e/3, 2e/3 -e/3 प्लस 2e/3 -e/3। ये क्वार्क कंपोजिशन प्रोटॉन का दो अप क्वार्क्स होते हैं, एक डाउन क्वार्क। नेट चार्ज देखिए कितने के बराबर, ई के बराबर। ये क्वार्क कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन क्या, एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क हैं। नेट चार्ज देखिए 2e/3 -e/3 -e/3। न्यूट्रॉन पर सभी लोग जानते हैं नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। ध्यान दें, जब चार्ज देंगे, अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं r डिस्टेंस पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। ये सब आगे चल के पढ़ाएंगे। ये जैसे दो पार्टिकल हैं, उनके बीच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 1/G × m1m2/r होता है। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के बीच या टू चार्ज सिस्टम की क्या होती है, 1/4πε0 q1 q2/r। ध्यान दें, नेचर में वे सिस्टम स्टेबल होते हैं जिनकी एनर्जी मिनिमम होगी। तो ये चार्ज स्टेबिलिटी, चार्ज सिस्टम स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कब होगी, जब आर मैक्सिमम होगा। ये चाहे केमिस्ट्री में हो चाहे फिजिक्स में, सभी लोग जानते हैं कोई भी सिस्टम, चाहे चार्जेस का हो चाहे मासेस का, स्टेबल कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो हर व्यक्ति, जो भी नेचर में चीजें हैं, जितने भी सिस्टम नेचर में है, सभी स्टेबल होना चाहते हैं। सभी लोग ध्यान दें, ये नेचर में जितने भी सिस्टम है वो स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहते हैं, मिनिमम करना चाहते हैं। और मिनिमम, अगर हम लोग टू चार्ज सिस्टम की बात करें, तो किसी टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब उनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो। जब किसी कंडक्टर को आप चार्ज देना शुरू करेंगे, जब किसी सिस्टम को आप चार्ज देना शुरू करेंगे, तो ये छोटे छोटे पार्ट में चार्ज देना शुरू करेंगे। अगर मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करना चाहेंगे, अपनी मिनिमम करना चाहेंगे। तो ये रिपल्सन के कारण क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे और ये मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएंगे। ये मैक्सिमम डिस्टेंस इनके लिए क्या होगी, बाउंड्री, क्योंकि बाउंड्री के बाहर मैटर, ये मैटर यहां तक है, ये मैटर, ध्यान दें, ये ज्यादा से ज्यादा कितने डिस्टेंस तक कहां तक जा सकते हैं, बाउंड्री तक जा सकते हैं। बाउंड्री के बाहर मैटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए आगे चार्ज नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान दें, अगर किसी कंडक्टर को, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी कंडक्टर को अगर चार्ज दिया जाता है तो कंडक्टर के सरफेस पे ही चार्ज रहता है, तो ये जवाब क्या होगा, क्यों ऐसा होता, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल एंड ट्राई टू गेट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि ये रिपल्सन के कारण जब ये एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितने डिस्टेंस तक जा सकते हैं, ये बाउंड्री तक। और जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा चार्ज कहां तक जा सकता है, बाउंड्री तक। और ये बाउंड्री क्या, आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसलिए जब भी चार्ज देंगे कंडक्टर को, तो ये हमेशा आउटर सरफेस पे आके रुक जाएगा। इसलिए इसका फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, एक बड़ा सा केज लिया और ये सार्वजनिक रूप से जनता को दिखाया, ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। एक बड़ा केज लिया मेटल का, उसके अंदर ये फैराडे एक इंसुलेटेड चेयर पे बैठ गए और उस केज को चार्ज दिया गया
और जब चार्ज दिया गया तो चूंकि इंसुलेटेड चेयर पे बैठे थे फैराडे, इसलिए चार्ज देने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको कोई शॉक नहीं लगा। तो क्यों नहीं शॉक लगा? क्योंकि फैराडे जानते थे कि जब चार्ज देंगे तो ये कंडक्टर के आउटर सरफेस पे ही रहेगा, कभी अंदर नहीं आएगा। जैसे कि कभी बिजली गिरती, अगर आप कार से जा रहे हैं और अगर बिजली गिरने वाली है, मौसम खराब है, बिजली गिरने वाली है, तो इससे बचने के लिए कार के जो विंडो हैं, डोर है, वो बंद कर लेने चाहिए। क्योंकि अगर मान लिया बिजली उस पर गिरेगी भी तो वो हमेशा आउटर सरफेस पे रहेगी और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो कारण है क्योंकि जो चार्ज है वो हमेशा कंडक्टर के आउटर सरफेस पर एग्जिस्ट करता है। चार्ज ऑफ अ बॉडी या चार्ज इज इनवेरिएंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवेरिएंट। इसका मतलब समझे, चार्ज ऑफ अ बॉडी does not change on change in its speed. ये चार्ज इनवेरिएंट का मतलब, अगर किसी चार्ज पार्टिकल की, चार्ज बॉडी की स्पीड बदलेंगे तो चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात जो बॉडी पे चार्ज की मात्रा वो चेंज नहीं होती है। ये चार्ज इनवेरिएंट, ये चार्ज पार्टिकल की स्पीड पे चार्ज डिपेंड नहीं करता। जबकि मास क्या होता है बॉडी का, वेरिएंट होता है, चेंज होता है। अगर बॉडी की स्पीड ज्यादा हो, लाइट की स्पीड से कंपेयर कर सकें, तो बॉडी का मास बदल जाता है। ध्यान दें, ये मास ऑफ अ बॉडी इज वेरिएंट, that is mass of a body changes on change in its speed। ये आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये m इक्वल्स टू m0 अपॉन √1 - v²/c²। प्लीज सभी लोग ध्यान दें, ये वेयर m0 रेस्ट मास of the body, speed of body, speed of light। प्लीज सभी लोग ध्यान दें। अभी आप एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे, साइकिल पे बैठ के, मोटरसाइकिल पे बैठ के आप सोचेंगे कि हमारा मास चेंज हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो साइकिल की स्पीड है, जो आपके कार की स्पीड है, एरोप्लेन की स्पीड लाइट की स्पीड की तुलना में बहुत कम होता है। इसलिए जो मास है पार्टिकल का, वो बॉडी का जो मास है वो चेंज नहीं होगा। ये आप एक्सपेरिमेंट करने लग जाएं कि चलिए साइकिल चलाते हैं, कुछ मास बढ़ा लिया जाए। क्योंकि अगर स्पीड पार्टिकल की बढ़ेगी तो ये मास बॉडी का चेंज होगा, इंक्रीज करने लग जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर ये बॉडी की स्पीड c/2 हो जाए, ध्यान दें, अगर बॉडी की स्पीड
c/2 हो जाए तो यहां पे देखिए c² 4 हो जाएगा, ये √3/4 हो जाएगा, 2m0/√3 क्या हो जाएगा मास। अगर हम v को c/2 मान लें तो ये m क्या हो जाएगा 2m0/√3, ये m ग्रेटर देन m0। अगर बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड से कंपेयर कर सकें तो ऐसी बॉडी का मास इंक्रीज कर जाएगा। ध्यान दें, ये अगर स्पीड c/2 लाइट की स्पीड की आधी हो जाए, पार्ट बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड की आधी हो जाए तो बॉडी का मास 2m0/√3 हो जाएगा, अर्थात m ग्रेटर देन m0। रेस्ट मास क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसलिए ये मास क्या होता है, वेरिएंट। ये अगर स्पीड बदलेगी तो पार्टिकल का मास भी, बॉडी का मास भी बदलेगा। बात समझे सभी लोग। ध्यान दें, अगर बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए तो c²/c², 1 - 1, ये बॉडी का मास इंफिनिटी हो जाएगा। ऐसी बॉडी जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है उनका मास इंफिनिटी। ऐसी बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। इन पर जो भी रेडिएशन टकराता है उसको भी ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये ब्लैक बॉडीज किसी भी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करते, सभी प्रकार के रेडिएशंस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी जिनकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर अगर है तो ऐसी बॉडीज का मास इंफिनिटी। हाई डेंस पार्टिकल्स हैं, हाई डेंस बॉडीज हैं, जो कि इनका जो रेस्ट मास है वो इन्फिनिटी हो जाता है और इन पे किसी भी प्रकार का रेडिएशन अगर स्ट्राइक करेगा तो सभी प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए ये ब्लैक दिखाई पड़ते हैं। ये आपको ये ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये ग्रीन बोर्ड है, आपको ग्रीन क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये सभी प्रकार की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, केवल ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए आपको ये बोर्ड कैसा दिखाई पड़ रहा है, ग्रीन। बात समझ में आई। तो ये चार्ज इनवेरिएंट होता है। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होने पे चार्ज पार्टिकल का अमाउंट नहीं बदलता है, जबकि मास वेरिएंट होता है। अगर बॉडी का स्पीड बदलेगा तो बॉडी का मास भी चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ध्यान दें, केमिस्ट्री में जितने भी आयनिक रिएक्शंस हैं वो सभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के एग्जाम्पल्स हैं। फिजिक्स में दो घटनाएं, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन, ये दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहां लिख लें, ये पेयर प्रोडक्शन क्या है, ध्यान दें। अगर किसी हैवी सब्सटेंस पर एनर्जेटिक गामा फोटोन गिरता है तो ये गामा फोटोन सब्सटेंस के किसी न्यूक्लियस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और साथ में जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। ये जो घटना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन। डेफिनेशन नोट कर लें, रिएक्शन देखें पेयर प्रोडक्शन का। ये -E + E, इलेक्ट्रॉन पर -E और पॉजिट्रॉन +E, नेट चार्ज किसके बराबर हो गया, 0। ये प्रोडक्शन के पहले, पेयर प्रोडक्शन के पहले भी नेट चार्ज 0 था और पेयर प्रोडक्शन के बाद भी नेट चार्ज क्या है, 0 है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। फॉर पेयर प्रोडक्शन it is essential the energy of gamma photon must be
एटलीस्ट 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दें, हैवी सब्सटेंस पर अगर गामा फोटॉन्स आप स्ट्राइक करा रहे हैं, बमबारी करा रहे हैं, अगर उनकी एनर्जी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा। पेयर प्रोडक्शन तभी होगा जबकि गामा फोटॉन्स की एनर्जी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। ये कैसे 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आता है? ये सभी लोग जानते हैं, आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था, E=mc², मास और एनर्जी के बीच रिलेशन था। ये इलेक्ट्रॉन का मास सभी लोग जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और C लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की उतनी ही एनर्जी पॉजिट्रॉन की, मिलके टोटल कितना हो गया? 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दें, ये मास से एनर्जी प्राप्त करना बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा, कोयला है, आपने जलाया, आपको एनर्जी मिली। आपने ये गैस को जलाया, आपको एनर्जी मिली। किसी भी मैटर को आप जलाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। मास से एनर्जी प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन एनर्जी से मास प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ध्यान दें, पुराने जमाने में आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि कोई साधु संत लोग, आपके दादा नाना नानी सब किस्सा सुनाते हैं। एक संत थे, वो हवा में हाथ लहराते थे और आम प्रसाद के रूप में दे देते थे। उनके हाथ में आम आ जाता था। जाड़ों का सीजन है, जाड़े के सीजन में वो आम निकाल देते थे। तो करते क्या थे, वो जो एनर्जी है उनके पास, वो मास में कन्वर्ट कर देते थे। जो भी वो वांटेड जो मास है वो उसको बना सकते थे। एनर्जी से वांटेड मास वो प्राप्त कर लेते थे। जैसे अपनी एनर्जी को उन्होंने यूज किया और आम बना दिया, तरबूज बना दिया, कुछ और भी जो भी उनकी इच्छा वो बना देते थे। ये एनर्जी से मास, जो कि लोग लगे हुए हैं एक्सपेरिमेंट में कि जो भी ऐच्छिक, जो भी आपकी इच्छा हो वो एनर्जी से बना सकें। हो सकता है अभी नहीं पॉसिबल है, आगे चल के पॉसिबल हो सके। ये संभव है ऐसा कि अगर आपके पास एनर्जी है, उस एनर्जी से जो भी ऐच्छिक मास, जो भी आपकी इच्छा करे वो उस मास को बना सकें। आपका मन कर गया कि भाई आम खाना है, तो आम आपने इच्छा की और मशीन में डाला, वो आम बन गया। आपकी इच्छा सेब खाने की, आपने मशीन में डाला, उससे मास ये आपको सेब मिल गया। जो आपकी इच्छा की वो मिल। खैर, ये हो सकता है भविष्य में ये पॉसिबल हो, क्योंकि पुराने समय में, जब आज से 100 साल पहले चले जाएं तो टेलीविजन का जो आज लोग देख रहे हैं टेलीविजन में कि कोई दिल्ली में बोल रहा है और आप घर बैठ के उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं कौन बोल रहा है, क्या हो रहा है। क्रिकेट मैच हो रहा है दिल्ली में और आप देख रहे हैं अपने घर में बैठ के टीवी सेट पे। अगर 100 साल पहले किसी को आप ये कहते कि दिल्ली में कोई खेल रहा है और आप उसको देख सकते हैं इलाहाबाद में बैठ के, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन 100 साल पहले जो चीज इम्पॉसिबल थी वो आज पॉसिबल है। ये मोबाइल आपके जेब में रहता है, चलता फिरता कंप्यूटर है। ऐसी ऐसी अकल्पनीय चीजें इसमें हैं कि लोगों, अगर ये 50 साल पहले किसी को बताते कि ये बातें सही हैं गलत हैं, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। खैर, ये पेयर एनिहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन आपने पढ़ा। अगर एनर्जेटिक गामा फोटॉन्स अगर हैवी सब्सटेंस पर गिरते हैं, बमबारी कराई जाती है, तो गामा फोटॉन हैवी सब्सटेंस के कुछ न्यूक्लियस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं
और जिससे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस होता है। इस घटना को हम लोग पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। पेयर एनिहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन की डेफिनेशन ध्यान दें। अगर एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएं, तो ये दोनों एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को एनिहिलेट मतलब समाप्त कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, नष्ट कर देंगे। एक दूसरे से कंबाइन होकर, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और जब दोनों समाप्त होंगे तो क्या पैदा होते हैं, दो गामा फोटॉन्स। ध्यान दें, पेयर प्रोडक्शन में गामा फोटॉन से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर पैदा होता था, और अगर एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर एक दूसरे के क्लोज आता तो दोनों एक दूसरे को नष्ट करके दो गामा फोटॉन पैदा करते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन, नॉट पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन। दोनों में अंतर समझे। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, गामा फोटॉन से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस होता है, और जबकि पेयर एनिहिलेशन में एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मिलने से एक दूसरे के नजदीक जाकर ये एक दूसरे से कंबाइन होकर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और दो गामा फोटॉन पैदा होते हैं। ये घटना क्या कहलाती है, पेयर एनिहिलेशन। ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की रिएक्शन, ये टू गामा फोटॉन्स, ध्यान दें पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन में मास प्लस एनर्जी का सम कंजर्व रहता है। इन पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन द सम ऑफ मास एंड एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। ये पॉइंट नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट। ये नीट में पूछा जा सकता है। इन पेयर प्रोडक्शन and pair annihilation, sum of mass and energy remains conserved। ना तो मास केवल कंजर्व रहेगा, ना ही एनर्जी, लेकिन मास और एनर्जी का जो सम है वो कंजर्व रहता है। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है। ध्यान दें, पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, जबकि पेयर एनिहिलेशन में मास एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। इन पेयर प्रोडक्शन energy is converted into mass in pair annihilation. Mass is converted into energy। ये पेयर एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन।
true test of electrification. Repulsion अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रीफाइड है या नहीं है, ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा। अगर बॉडी किसी दूसरी चार्ज बॉडी के साथ अगर रिपल्शन शो कर रही तो इलेक्ट्रीफाइड है, लेकिन अगर अट्रैक्शन शो कर रही तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो भी सकती है, चार्ज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये चार्ज और अनचार्ज बॉडीज के बीच, अगर चार्ज और अनचार्ज बॉडी एक दूसरे के क्लोज रखी जाए तो उनके बीच भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे रिपल्सन हमेशा चार्ज बॉडीज के बीच ही होगा। ध्यान दें, चार्ज और अनचार्ज बॉडीज के बीच रिपल्सन कभी नहीं हो सकता, लेकिन चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच रिपल्सन हो सकता है। कैसे अट्रैक्शन हो सकता है। ये अट्रैक्शन कैसे होगा, ध्यान दें, अगर ये बॉडी चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज से, और ये अनचार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, इस पर कोई चार्ज नहीं है और इस दूसरे के नजदीक रख दिया, तो ध्यान दें इंडक्शन के कारण ये नजदीक वाली सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और जो फारथेस्ट सरफेस होगी, दूसरी साइड जो होगी, वो पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। ध्यान दें, रिपल्सन हमेशा चार्ज बॉडीज के बीच ही हो सकता है, जबकि अट्रैक्शन ये चार्ज बॉडीज के बीच हो सकता है, चार्ज और अनचार्ज बॉडीज के बीच भी हो सकता है। स्टेशनरी चार्ज नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। स्टेशनरी चार्ज produces only इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर स्टेशनरी चार्ज है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जबकि यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज produces both electric field and magnetic field।